कैंसर के बारे में हम कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट वे फॉर क्योर। बिल्कुल। पहली चीज़ इसको प्रिवेंट किया जाए। कैंसर के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कैंसर डेवलप कहाँ पे हो रहा है। मुंह का कैंसर घाव के रूप में डेवलप होगा, गले में कैंसर होगा, खाने में दिक्कत होगी, वॉइस चेंज होगी, छाती में कैंसर होगा, कफ आएगी, ब्लड आएगा स्पोटम में। इसी तरह अगर कोलोरेक्टल कैंसर होगा तो स्टूल्स में ब्लड आएगा। तो इस प्रकार अगर कोई भी सिम्टम किसी व्यक्ति को अगर है और काफ़ी लंबे समय तक है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट टू थर्ड स्टेज तक हम कहते हैं कैंसर क्यूरेबल है। कुछ हेड नेक कैंसर होते हैं जो फोर्थ स्टेज में भी क्यूरेबल होते हैं और बाकी यूजुअली कैंसर फोर्थ स्टेज में अनक्यूरेबल माने जाते हैं। लंग कैंसर जैसे कैंसर जो थर्ड स्टेज में भी क्योर नहीं हो पाता, उसको सिर्फ हम कंट्रोल ही कर सकते हैं। ऑफ लेट देखा गया है कि जो नॉन स्मोकर्स है उसमें भी कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लंग कैंसर। इसका जो मेन रीज़न पाया गया है कुछ स्टडीज़ में वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। और रोबोटिक सर्जरी कैंसर के संदर्भ में एक जिसको कहते हैं बून है, बोथ फॉर डॉक्टर एंड द पेशेंट के लिए ज़्यादा, डॉक्टर के लिए कम। हर पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी करना संभव नहीं होता। रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में हम गले के कैंसर के लिए, ओरोफेरिंक्स कैंसर, बेस टंग कैंसर, टॉन्सिल कैंसर्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा फूड पाइप कैंसर, लंग कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, स्टमक कैंसर्स, गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स एंड यूरोलॉजी के जो कैंसर्स होते हैं ब्लैडर और किडनी के लिए, इन सब के लिए रोबोटिक सर्जरी की जाती है। छोटे बच्चों में कैंसर डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, उनमें कैंसर का स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग है और उसमें मोस्टली वो जेनेटिक ही रहता है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डॉक्टर अश्विनी शर्मा से, जो कि ऑनकोलॉजिस्ट हैं और 2000+ रोबोटिक सर्जरी जो है इनके द्वारा की गई है। सीधा आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जम्मू वासियों को मेरा नमस्कार। जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक जिस तरह से कैंसर को लेकर है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देती है। इस पर हम अक्सर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी जो है करते हैं, लोगों को अवेयरनेस डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम चूक जाते हैं, जो हम इसे अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को अगर कोई पेन होती है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आखिरी स्टेज तक पेन नहीं होती है। तो क्या कुछ आप इसमें बारीकियाँ जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए? कैंसर के बारे में हम कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट वे फॉर क्योर। बिल्कुल। पहली चीज़ इसको प्रिवेंट किया जाए, उसमें हम बाद में आएंगे। अर्ली डिटेक्शन की जैसे आपने बात की तो कैंसर के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कैंसर डेवलप कहाँ पे हो रहा है। मुंह का कैंसर घाव के रूप में डेवलप होगा, गले में कैंसर होगा, खाने में दिक्कत होगी, वॉइस चेंज होगी, छाती में कैंसर होगा, कफ आएगी, ब्लड आएगा स्पोटम में। इसी तरह अगर कोलोरेक्टल कैंसर होगा तो स्टूल्स में ब्लड आएगा। तो इस प्रकार अगर कोई भी सिम्टम किसी व्यक्ति को अगर है और काफ़ी लंबे समय तक है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी भी सिम्टम को इग्नोर मत कीजिए, उसकी इमीडिएटली अपने फिजिशियन से मिलिए और इसको इवैल्यूएट कीजिए ताकि इसको जल्दी पकड़ा जा सके। जल्दी पकड़ना ही बेस्ट चांस ऑफ क्योर है जी। जितना आप इसको डिले करेंगे क्योर के चांसेस कम होते जाएंगे। जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ज़्यादातर कौन सी स्टेज में पेशेंट जो है आते हैं और इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, जिस तरह से कौन सी स्टेजेस में मेडिसिन है वो वर्क करती है? कैंसर देखा जाए तो डिपेंड करता है कहाँ पे हो रहा है। जनरली देखा जाए इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट टू थर्ड स्टेज तक हम कहते हैं कैंसर क्यूरेबल है। कुछ हेड नेक कैंसर होते हैं जो फोर्थ स्टेज में भी क्यूरेबल होते हैं और बाकी यूजुअली कैंसर फोर्थ स्टेज में अनक्यूरेबल माने जाते हैं। फर्स्ट टू थर्ड स्टेज में क्योर का चांस डिपेंड करता है स्टेज पे। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जाए तो मोर देन 98% क्यूरेबल रहता है। जितना जल्दी पकड़ा जाएगा उतना ज़्यादा क्योर के चांसेस रहेंगे। तो थर्ड स्टेज तक कौन कौन सी ऐसे कैंसर हैं जो हम क्योर नहीं कर सकते हैं? ऐसे तो कोशिश रहती है क्योर करने की, जिस तरह से आपने बोला लंग कैंसर जैसे कैंसर जो थर्ड स्टेज में भी क्योर नहीं हो पाता, उसको सिर्फ हम कंट्रोल ही कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली कैंसर थर्ड स्टेज तक क्योर किए जा सकते हैं जी। तो उसमें लंग्स का ही आपने बोला ज़्यादातर होता है कि जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आगे आती है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जो टबैको का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं, उनमें इस चीज़ की समस्या जो आती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं उनमें भी इस तरह की जो ये बीमारी जो है। डेफिनेटली लंग कैंसर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम मानते थे कि कैंसर ही टोबैको स्मोकिंग ही सबसे ज़्यादा मेन कॉज है, वो यूजुअली है भी। ऑफ लेट देखा गया है कि जो नॉन स्मोकर्स है उसमें भी कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लंग कैंसर। इसका जो मेन रीज़न पाया गया है कुछ स्टडीज़ में वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। और भी फैक्टर्स है जो कैंसर कर सकते हैं, बट मेन फैक्टर्स अगर अब देखा जाए पूरी बॉडी में कैंसर्स के तो वो स्मोकिंग, एल्कोहल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स है। जिस तरह से टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ चुकी है, जो ट्रीटमेंट पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था उस स्टेज तक,
थर्ड स्टेज तक जिस तरह से आप बात कर रहे हैं नहीं हो पाता था, लेकिन इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज बढ़ चुकी हैं, आज हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें पॉसिबल है जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। रोबोटिक सर्जरी आप काफ़ी कर चुके हैं, तो क्या लगता है ये सर्जरी आने के बाद कितना ज़्यादा ईजी एक डॉक्टर के लिए भी रहा है और एक पेशेंट के लिए भी एक वो कहेंगे कि वरदान साबित हुई है ये सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी कैंसर के संदर्भ में एक जिसको कहते हैं बून है, बोथ फॉर डॉक्टर एंड द पेशेंट। पेशेंट के लिए ज़्यादा, डॉक्टर के लिए कम। रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे ये हैं कि आप एक प्रिसाइज मेटिकुलर सर्जरी कर पाते हैं बिना ब्लड लॉस के, और उसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। और कुछ कैंसर्स में देखा गया कि पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। जी। सो रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी की जा सकती है। कौन कौन से पार्ट की डिजीज़ के लिए? मैं वही बता रहा हूँ कि हर पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी करना संभव नहीं होता। रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में हम गले के कैंसर के लिए, ओरोफेरिंक्स कैंसर, बेस टंग कैंसर, टॉन्सिल कैंसर्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा फूड पाइप कैंसर, लंग कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, स्टमक कैंसर्स, गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स एंड यूरोलॉजी के जो कैंसर्स होते हैं ब्लैडर और किडनी के लिए, इन सब के लिए रोबोटिक सर्जरी की जाती है। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि हम जिस तरह से लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है, आपने बोला पोल्यूशन जो है हम ज़्यादा लेते हैं, उस तरह से टबैको भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है। तो क्या लगता है कि छोटे बच्चों की कौन सी स्टेज में जो है ये चीज़ें डिटेक्ट होती है? कई सारे केसेस आपके पास आते हैं, आपने कौन कौन से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर पेरेंट्स जो है वो चूक जाते हैं? छोटे बच्चों में कैंसर डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उनमें कैंसर का स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग है और उसमें मोस्टली वो जेनेटिक ही रहता है। ब्लड कैंसर्स और किडनी ट्यूमर्स और कुछ न्यूरोब्लास्टोमास, ये ट्यूमर्स हैं जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। इसका भी डिपेंड करता है साइट के अकॉर्डिंग, वैसे ही सिम्टम्स आते हैं। कोई भी सिम्टम अगर उसमें आया जाता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि जल्दी से जल्दी किसी अपने लोकल फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। जी। तो सिम्टम्स क्या कुछ रहते हैं उसमें, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर आपने क्या नोटिस किया है कि किसका बॉडी पार्ट में, कौन से पार्ट में ज़्यादा कैंसर की प्रॉब्लम्स आ रही जैसे ब्लड कैंसर्स रहेंगे तो बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनको ब्लड काउंट्स उनके डिरेंज रहते हैं। अगर एब्डोमिनल ट्यूमर्स रहते हैं तो पेट में स्वेलिंग आ जाती है, पेट में पानी बन सकता है। तो इसी प्रकार से जो बच्चों के कैंसर है इन्हीं सिम्टम्स के साथ यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। जी। रोबोटिक सर्जरी की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या लगता है कि कितना ज़्यादा जो है आने वाले समय में और ज़्यादा हम जो है इसको डिटेक्ट कर पाएंगे या और ज़्यादा इसको केयर कर पाएंगे? रोबोटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है आज की डेट में। अगर हम देखा जाए तो हम जो हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ सर्जरीज है उसमें अराउंड 70% जो है वो कन्वेंशनल ओपन सर्जरीज हैं और अराउंड 30 to 35% रोबोटिक सर्जरीज हैं। आने वाले टाइम में ये एक मेन मोडेलिटी होने वाली है सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। जी। इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट्स भी हो रही हैं। आप ड्यूरिंग सर्जरी ही देख पाएंगे कि आप सर्जरी ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप पेशेंट्स की इमेज को अपने रोबोटिक कंसोल में इंटीग्रेट कर पाएंगे। आप एक दिन पहले एक जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस सर्जरी वो भी कर पाएंगे। तो काफ़ी मोडेलिटीज़ हो रही हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। आने वाले टाइम में रोबोटिक सर्जरी ही फ्यूचर है। कुछ समय में ऐसा भी होने वाला है कि दिल्ली में बैठ के आप जम्मू में सर्जरी कर सकते हैं, टेली सर्जरी होने वाली है। सो ये सारी जो इवॉल्वमेंट जो होने विद टाइम हो रही हैं, सो डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी इज़ द फ्यूचर ऑफ सर्जरी। टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती जा रही तो कहीं ना कहीं एक बीमारियों से लड़ने के लिए जो है एक ज़्यादा क्षमता जो है बढ़ रही है। वहीं पे महिलाओं और पुरुषों की बात की जाए तो महिलाओं में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो देखा गया है, वहीं पुरुषों में ज़्यादातर किस तरह के कैंसर जो है वो सामने आ रहे हैं? पुरुषों में देखा जाए तो हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर जो मुंह के कैंसर्स हैं, ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंक्स। इसके अलावा लंग कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, स्टमक कैंसर एंड फूड पाइप कैंसर्स, ये कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। जी। तो इसको हम कैसे डिटेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन आज के टाइम पे डिटेक्ट जो हम इतनी अवेयरनेस डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्यों छूट जाते हैं लोग? आपने क्या नोट किया हुआ है कि लोग यहाँ पे कोताही जो है बरत रहे हैं? क्योंकि बोला जाता है बॉडी में कोई भी चेंज आएगा, कुछ भी आपको लगेगा कि पहले से अलग है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्या डॉक्टर उसको डिटेक्ट करने में समय लगा देते हैं या पेशेंट उसको डिटेक्ट करने में समय लगा देता है या पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाने में देरी लगा देता है? सो कहीं ना कहीं हर लेवल पे कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। पेशेंट को भी अवेयरनेस नहीं रहता है कि उसको जो सिम्टम्स है वो कैंसर हो सकते हैं। वो अपने लोकल प्रैक्टिशनर से अगर मिलता है तो वो भी शायद डिटेक्ट करना में चूक जाते हैं कि ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कॉमन सी बात है, लंग कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया में, उसको महीनों महीनों तक टीबी के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज़ जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस। इसी चीज़ को हमें, इस गैप को हमें कम करना है। पेशेंट्स को, जो प्राइमरी फिजिशियंस हैं, उनको अवेयर करना है कि सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं, इनको इग्नोर नहीं कीजिए, इनको प्रॉपर्ली इवेल्युएट कीजिए। तो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस है या कैंसर है? ये तो टेस्ट बेसिस पे ही डिटेक्ट होता है। पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर्ली ली जाती है। अगर आपको कुछ लंग में गांठ दिख रही है तो उसको एम्पेरिकली ट्रीट
टीबी मान के मत ट्रीट कीजिए, उसकी बायोप्सी करवाइए, प्रॉपरली एवेल्युएट कीजिए, तो देयर बैटरी ऑफ टेस्ट विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूबरक्लोसिस एंड कैंसर। तो कमियां खामियां हैं वो दोनों तरफ से ही ज़्यादातर आप बिल्कुल, ये आप कहेंगे ऐसे कि कह वो रहती है। तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खास तौर से इस बीमारी को लेकर क्या आपकी तरफ से एक अवेयरनेस मैसेज उन तमाम लोगों के लिए रहने वाला है? मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ एपिडेमिक राइट नाउ, बट द गुड पॉइंट इज़ मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स कैन बी प्रिवेंटेड। सो हम एक ब्रॉडली कह सकते हैं कि 10 में से 4 कैंसर्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे करना है? जो कॉजेटिव फैक्टर जो मेजर उनको अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग, एल्कोहल, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, यही मेन फैक्टर्स हैं जो मोस्टली कैंसर्स में पाए जाते हैं। बैलेंस डाइट लीजिए, अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, और किसी भी फॉर्म में दिन में 45 मिनट से लेकर 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर अश्विनी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी सिम्टम्स को जो है वो लाइटली नहीं हमको लेना है, और इसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं चेंज करना है, और एक्सरसाइज जो हमें डेली रूटीन में करनी, ताकि हम फिट रह सके। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।